प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। हमारा टॉपिक चल रहा था रिवीजन में पीरियडिक टेबल। इसके बारे में हमने इनिशियल कुछ डिस्कशन किया था। उसी टॉपिक को लगातार हम जारी रखते हैं और आज हम बात करते हैं ट्रांजिशन मेटल्स डी ब्लॉक्स। ये भी पीरियडिक टेबल का आपको पता है, एस और पी ब्लॉक जो होते हैं उनके बीच का पार्ट है, जिसको हम कह सकते हैं D1 से D10, D1 से D10। और ये हमेशा n-1 में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, D1 है, D2 है, D3 है। यहाँ तक तो n+l का रूल फॉलो हो रहा है, लेकिन ये जो D5 है क्रोमियम का, यहाँ पर n+l का रूल फॉलो नहीं हो रहा है। अर्थात इलेक्ट्रॉन पहले वहाँ जा रहे हैं जहाँ n+l का मान कम है। जैसे D5 में इलेक्ट्रॉन पहले D में जा रहे हैं जहाँ n+l का मान ज़्यादा है। हालांकि n+l का रूल क्या है कि इलेक्ट्रॉन पहले हम वहाँ भरते हैं जहाँ n+l का मान कम होता है, लेकिन क्रोमियम के अंदर इलेक्ट्रॉन पहले वहाँ भर रहे हैं जहाँ n+l का मान ज़्यादा है। तो ये n+l के नियम का अपवाद है, इसीलिए क्रोमियम के अंदर D5 आता है और मैंगनीज भी D5 है। अर्थात ये सब हाफ फील्ड ऑफ डी ऑर्बिटल के कारण है, स्टेबिलिटी के कारण है। तो हम कह सकते हैं यही सेम D10 के लिए, कॉपर के लिए भी यही आता है सिस्टम कि ये भी n+l के नियम को फॉलो नहीं करता। n+l के नियम का ये भी अपवाद है। तो पीरियडिक टेबल जो मोजले ने जो लॉन्ग पीरियडिक टेबल है, उसका S और P ब्लॉक के बीच का जो पार्ट है वो D ब्लॉक एलिमेंट्स होता है। और D ब्लॉक एलिमेंट्स के वो हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं, सिर्फ जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़कर। इनको हम ट्रांजिशन मेटल नहीं कहते हैं क्योंकि इनमें D ऑर्बिटल कंप्लीट भरा हुआ रहता है। तो ये बातें थोड़ी सी ध्यान रखने वाली हैं। ये देख लीजिए, हमने जो पहले बातें की थी आपके सामने वही आ गया यहाँ पे। D5 D10 इलेक्ट्रॉन S में 2 आने की जगह 1 आते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले D में भरे जाते हैं तो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन S में आता है। तो इसी कारण कॉपर जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है Q+ में। और P ब्लॉक के अंदर बात करें तो P1 से लेके P6 तक होते हैं। इसमें सभी के सभी, इसमें वैरायटीज होती है। इसमें क्या है, मेटल्स भी है, मेटल्स है, नॉन मेटल्स है और मेटलॉइड्स है, और इनर्ट गैसेज है और रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। तो ये क्या है, एक मिक्सचर वाला है जिसके अंदर सभी प्रकार की प्रॉपर्टीज लिए हुए हैं। ये यहाँ बोरॉन से स्टार्ट होता है, ये है बोरॉन। तो ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोराइड और ये नियॉन। तो इस प्रकार से ये, अब इसको हम लोग P1 जो है, ये वाला P1 हो गया, ये P2 है। याद रखने के तरीके के लिए मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो होता है ना, इसको हम कहते हैं बिना इलायची गरम तो ये हमारा जो P ब्लॉक है, इसके अंदर बोरॉन, बिना इलायची गरम इंडियन टी, जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, ये बिना इलायची गरम इंडियन टी। दूसरे में बात करेंगे तो काशी गए शंकर प्रभु। तीसरे की बात करेंगे तो नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिजी है। चौथे की बात करेंगे तो ओल्ड स्टाइल से टी पो, और फिर कल बाहर आई आंटी, और ये इनर्ट गैसेस। तो ये जो है, ये अपने जैसे ये आगे ना काशी गए शंकर प्रभु, यहाँ है पीबी जो कि 82 नंबर पे है, और ये अपने आप में स्टेबल है। इसके बाद आने वाले सारे के सारे जो होते हैं वो सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। तो P ब्लॉक एक ऐसा है जिसके अंदर मेटल है, नॉन मेटल है और मेटलॉइड्स है और इनर्ट गैसेज है
अब जैसे मेटल की बात करेंगे तो कौन कौन से, ये जो है जैसे हमने बात करी ना, ये जैसे बोले शिवजी ऐसी तेरी आत्मा, ये एक लाइन आती है जो मेटल और नॉन मेटल्स को सेपरेट आउट करती है। इधर सारे नॉन मेटल्स, इधर सारे मेटल्स, और इसके ऊपर जो आ रहे हैं वो सारे मेटलॉइड्स हैं। ये एफ ब्लॉक आ गया। एफ ब्लॉक के बारे में आपको पहले ही मैंने बता दिया कि इनर ट्रांजिशन मेटल है ये इनर ट्रांजिशन मेटल है जो कि F1 से स्टार्ट होकर के F14 तक आता है। इसमें भी देख लीजिए F1 और F, एक तो इसमें 4F होता है और एक इसमें 5F होता है, और इनमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं N-2 में। इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ये कंप्लीट मॉडर्न पीरियडिक टेबल आपके सामने आ गई। ये 3D, ये S, ये P और नीचे आपके F। ये सारी बात हमने कर ली। अब पीरियडिक टेबल के ऑब्जेक्टिव्स: डिस्क्राइब ट्रेंड्स अमंग द एलिमेंट्स फॉर एटॉमिक साइज, एक्सप्लेन हाउ आयंस फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्टिव्स डिस्क्राइब पीरियडिक ट्रेंड्स फॉर द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन साइज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। अब यहाँ पर आप देखिए, बात करें हम सबसे पहले परमाणु के आकार की, तो परमाणु के आकार की जब हम बात करेंगे तो मैं वापस पीरियडिक टेबल में जाना चाहूँ एक बार। ये जैसे पीरियडिक टेबल हमारे सामने है, जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो एक नया सेल जुड़ रहा है। सीधा ध्यान रखना, आप ऊपर से नीचे आएंगे, ये पहला कोष है, ये दूसरा, अर्थात एक नया सेल जुड़ रहा है। तो नया सेल जुड़ेगा ना तो एटम की साइज है वो बढ़ेगी बस। और जब साइज बढ़ेगी ना तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस नाभिक से ज़्यादा होगी। ये बात ध्यान रखने वाली है। दूसरी बात, जब हम इधर चलते हैं लेफ्ट टू राइट, दो प्रकार से जा सकते हैं हम। जब हम इधर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स, हमारा कोष तो वही रहता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं और कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। लेकिन परमाणु का आकार के लिए जो नया कोष है वो नहीं जुड़ता, एक ही कोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, जिससे क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब बात आ जाती है प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है? अंतिम इलेक्ट्रॉन तक पहुंचा हुआ नाभिक का आकर्षण। अंतिम इलेक्ट्रॉन तक जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पहुंच रहा है वही क्या है? आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश है। अंतिम इलेक्ट्रॉन तक पहुंचा हुआ नाभिक का आकर्षण। तो जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं ये बढ़ता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। बढ़ता है तो आकार छोटा होता जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। आप मैं आपको दोबारा बताना चाहूँ, ऊपर से नीचे आएंगे नया कोष जुड़ेगा, लेफ्ट से राइट जाएंगे कोष वही रहेगा, उसी कोष के अलग अलग उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे वैसे नाभिक में प्रोटॉन भी बढ़ेंगे। तो प्रोटॉन बढ़ेंगे तो बाह्यतम कोष पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा, अर्थात प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाएगा। और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाता है जिससे नाभिक परमाणु का आकार छोटा हो जाता है। ये लगभग सामान्य सी बात है। हमें हर जगह इस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा और हमें इस चीज़ को लेकर चलना पड़ेगा। अब इसके आगे की मैं बात करूं आपको, कहीं कहीं इसका ऑब्जेक्शन हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैं देखूं कि यहाँ पर जो आकार है वो लगभग कांस्टेंट है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि परमाणु के इलेक्ट्रॉन जो बढ़ रहे थे
वो पहले 4s में भरे जा चुके हैं यहाँ पे, उसके बाद में 3d में भरे जा रहे हैं, अर्थात n-1 में। तो n-1 में जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन्स उसको भरने में परेशानी क्रिएट करेगा, अर्थात यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश के अलावा एक प्रभाव और उत्पन्न होगा जिसे हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट या आवरणीय प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ पर पहले क्या होगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा, फिर दोनों बराबर होंगे, प्रभावी नाभिकीय आवेश और स्क्रीनिंग प्रभाव, और उसके बाद में यानी पहले इस प्रकार से कह सकते हैं कंप्लीट इसका आकार जो है वो लगभग कांस्टेंट रहता है। पहले प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ा हुआ है, फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ा हुआ है, फिर दोनों कांस्टेंट है, उसके बाद में एक बढ़ेगा। तो यहाँ पर दोनों प्रभाव एक दूसरे को प्रतिसंतुलित कर देते हैं, जिसके कारण कांस्टेंट रहता है। कुछ बातें मैं आपको और बताना चाहूँ, ऊपर से नीचे इनमें आते हैं तो भी फर्क पड़ता है। जैसे इन दोनों में आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे इन दोनों में, तो लगभग आकार समान होगा। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर 14 नाभिकीय आवेश और बढ़ जाते हैं। कौन से? लेंथेनाइड के। ये बात आप लोग बड़ी क्लासों में लेंथेनाइड्स के अंदर भी करेंगे। तो अब मैं आपको बता रहा था आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि परमाणु के एक मोल गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश, इलेक्ट्रॉन निकालना है हमें, इलेक्ट्रॉन हमेशा बाह्यतम कोश में से निकलेगा, इजीली बंधा हुआ है, नाभिक का आकर्षण कम है, तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा हमें चाहिए, कम से कम न्यूनतम ऊर्जा जो चाहिए, वही आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। फिर मैं दोबारा बताना चाहूँ आपको, एक मोल गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन विभव या आयनन ऊर्जा या आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है, और जिसको हम लोग किलो कैलोरी में व्यक्त करते हैं। अब क्लियर बात समझ में आ गई हमें कि बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ नाभिक के आकर्षण से है, यदि वह इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होगा तो वह इजीली निकल जाएगा। इजीली निकल जाएगा इसका मतलब उसका आयनन विभव कम होगा। और यदि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण के साथ जटिलता से बॉन्डेड है, अर्थात वो उसके साथ आकर्षित है, तो उसको निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। ज़्यादा ऊर्जा चाहिए तो आयनन विभव का मान बढ़ेगा। तो ये सारी बातें किस पे डिपेंड करती है? परमाणु आकार पर। तो परमाणु आकार जो है ना, ये एटॉमिक साइज, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आईपी के। आईपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। साइज बड़ा होगा आईपी कम होगा, साइज छोटा होगा आईपी ज़्यादा होगा। तो कह दिया हमने ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमने थोड़ी देर पहले पीरियडिक टेबल में आपके सामने बात करी थी, जब ऊपर से नीचे आते हैं, पीरियडिक टेबल में जब ऊपर से नीचे आते हैं परमाणु का आकार बढ़ेगा। आकार बढ़ेगा तो क्या चीज़ घटेगी? आयनन विभव घटेगा। तो सबसे कम आयनन विभव किसका होगा? अरे भाई सीजियम का होगा। इसीलिए सीजियम को फोटो इलेक्ट्रिक सेल के में यूज किया जाता है। और लेफ्ट टू राइट जाएंगे, साइज छोटा होगा, साइज छोटा होगा तो आयनन विभव ज़्यादा चाहिएगा। इसीलिए कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स जो होते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी नहीं है, इलेक्ट्रॉन डालना ईजी है। इसीलिए ये सभी क्या होते हैं? गैसेज होते हैं, धातु नहीं होते। धातु जो होते हैं उनका आयनन विभव कम होता है। तो ये हमारी बातें थी आयनन विभव के बारे में, जिसके बारे में स्लाइड्स के अंदर भी आपको दिखाया हुआ है। एटॉमिक साइज की बात कर लेते हैं तो यही बात है, एटॉमिक अकेला रहता नहीं है। एक अणु लेते हैं, अणु के दोनों के बीच के ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ये वाली है, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, इनका आधा, यही आपका रेडियस है। हायर एनर्जी लेवल आर फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। एनर्जी लेवल and charge on nucleus, more charge pulls electron in the closure
जैसे आकार इलेक्ट्रॉन निकले का साइज आकार छोटा होता जाता है, वो तो हम लोग पढ़ते ही जाते हैं। ये बात भी हमने देख ली, इस प्रकार से साइज हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, साइज बढ़ रहा है। डिस्कशन हमने कर लिया। इधर से इधर जा रहे हैं ना, साइज छोटा हो रहा है, देख लीजिए आपके सामने है, ये भी हमने पढ़ लिया। स्लाइड्स के अंदर भी आप लोग देख लें, ये हमने इसको ग्राफिकली बता दिया। आयंस के बारे में बात करेंगे तो आयंस के अंदर भी इस प्रकार की चीज़ें हमें मिलती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ध्यान रखें अपने आप को कोरोना से बचा के रखें, अपने परिवार को कोरोना से बचा के रखें, अपने मोहल्ले को, अपने समाज को कोरोना से बचा के रखें। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइनों का आप लोग पालन करें आप, और परीक्षा की मद्देनज़र रखते हुए तैयारी कंटिन्यूस बना के रखें। धन्यवाद।